गुड मॉर्निंग। अपन ने 2 दिन लास्ट क्लास में पढ़ा कंसाइनमेंट चैप्टर। जब एक पर्सन अपने एजेंट को क्या भेजता है, गुड्स भेजता है और उसको बोलता है भाई इस माल को बेच, जो खर्चा लगेगा वो भी मैं दूंगा और बदले में तुझे कमीशन भी मैं दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस किसका है? कंसाइनर का। रिस्क एंड रिटर्न्स के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल है। एजेंट इज ओनली एंटाइटल्ड टू हिज कमीशन। क्लियर है सबको? डन। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था कंसाइनर की बुक्स। कंसाइनर की बुक्स में कौन सा अकाउंट बनता है नीरज? कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। इज इट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट? है ना, वही उसके अंदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पर मतलब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट आ जाते हैं, सेल्स आ जाती है और लास्ट में क्या आ जाता है? प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है? ये प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? आदित्य मित्तल, ये कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट हो जाता है कहाँ चला जाता है? P&L के क्रेडिट वाली साइड में। क्लियर है? अच्छा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से अकाउंट से क्लोज किया जाता है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखते हैं क्या? डेबिट में लिखते हैं, लेकिन वो क्लोज किससे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। याद है सबको आपको ये बात? सर ये चीजें आपके ट्रू फॉल्स में डायरेक्टली आ सकती हैं। जीएसओसी क्लोज थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इस तरीके से ट्रू, यहाँ ऐसे आ जाएगा, इज क्लोज थ्रू P&L अकाउंट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स लिखोगे और क्या लिखोगे? इट इज क्लोज थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? पक्का। अब अपन एक बार देखते हैं कि सर ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके अपन ने कंसाइनर की बुक्स तो देख ली, कंसाइनी इन सब में क्या एंट्रीज करता है। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को ध्यान से सुना है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। बताओ सर, कंसाइनी एजेंट है या प्रिंसिपल? बिजनेस कंसाइनी का है क्या? वो रिस्क एंड रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या जब गुड्स कंसाइनी को रिसीव होते हैं? सर बस यही आधार है कंसाइनी की बुक्स का। कंसाइनी एजेंट है, वो अपने कंसाइनर प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही सारे काम कर रहा है। ठीक है, तो रिस्क एंड रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। वेन एवर द कंसाइनर, वेन एवर द कंसाइनर सेंड्स गुड्स, सेंड्स लिखना, सेल मत लिखना, सेल वर्ड गलत हो जाएगा। सेंड्स गुड्स टू हिज कंसाइनी, comma, the ownership, बताओ साहब, remains or transfers? Remains with the consigner himself. The ownership remains with the consigner himself. Full stop. Also the consignee is only entitled, the consignee is only entitled to his commission. हेडिंग डालो, जर्नल एंट्रीज, मतलब इसके अंदर ही टॉपिक है। डीलर्स होते हैं सर, बुक्स तो एक ही बनती है ना, उसके अंदर अकाउंट अलग अलग बनते हैं। जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे डीलर तुम भी हो, मेरा डीलर हर्षित भी है, तो सर मेरी बुक्स तो एक ही बनेगी, लेकिन उसमें लेजर अकाउंट तो दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, लिखो साहब, पहला जर्नल एंट्रीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द गुड्स आर, when the goods are received by the consignee, when the goods are received by the consignee। बताओ सर, कंसाइनर गुड्स भेजता है तो क्या एंट्री करता है?
कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो ये क्या एंट्री करेगा? गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। सर जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो किस बात की एंट्री? लिख दो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इस केस के अंदर, ठीक है। सेकंड, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर। सर कंसाइनर कंसाइनी वर्ड को बहुत ध्यान से लिखना, दो लेटर का डिफरेंस है और मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। कंसाइनर कौन है? भेजने वाला, ठीक है। कंसाइनर ने खर्चा किया, धंधा किसका है? गुड्स किसके हैं? मैं कोई एंट्री करूंगा क्या? नीरज का बर्थडे था ना, हर्षित गया खा पी के मौज करके आ गया, कोई एंट्री करेगा? क्यों साहब? क्योंकि बर्थडे उसका था, पैसे भी उसने दिए। क्लियर है? व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर, नो एंट्री। कंसाइनर तभी बोल रहा हूं, ध्यान से लिखना, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, नो एंट्री। थर्ड, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, अब यहां एंट्री आएगी, देखना। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, बताओ साहब, कंसाइनर पेमेंट करता है तो एंट्री क्या होती है? आदित्य मित्तल, कंसाइनर खर्चे पे करता है तो एंट्री क्या होती है? एंट्री कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश, यही होती है। और कंसाइनी खर्चे पे करता है तो कंसाइनर क्या एंट्री करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यही होती है। लेकिन सर आप सोचो, कंसाइनी जो खर्चे पे कर रहा है वो खुद के अकाउंट पे कर रहा है या उसके बिहाफ पे कर रहा है? तो खुद का एक्सपेंस डेबिट करेगा क्या? सर खुद का एक्सपेंस डेबिट करेगा तो वो पीएनएल को हिट कर जाएगा, और जबकि उसका खर्चा है। क्लियर है क्या? वो तो सिर्फ किसके लिए एंटाइटल्ड है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। क्या था? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ठीक है, बताओ सर। फोर्थ, एडवांस पेमेंट मेड टू कंसाइनर, कंसाइनर को कुछ एडवांस दिया, कंसाइनर डेबिट टू बैंक, यही एंट्री होगी सेम। लेकिन सर एग्जाम में आ गया तो नरेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि नरेशन नहीं लिखोगे तो पता कैसे पड़ेगा किस चीज की एंट्री है? मेड टू कंसाइनर, कंसाइनर को कुछ भी एडवांस पेमेंट दिया तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, सेम एंट्री होगी थर्ड और फोर्थ में। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने माल बेचा। सर सोच के बताओ, इसमें कोई एंट्री होनी चाहिए क्या? सर माल बेच रहा है उसके बिहाफ पे, माल बेच रहा है उसके बिहाफ पे, तो एंट्री होनी चाहिए क्या? सर जब गुड्स रिसीव हुए तो एंट्री करी थी क्या? नहीं करी थी। तो जब माल बिकेगा तो एंट्री करेंगे क्या? होगी। सर अगर कैश पे बेचेगा तो कैश आएगा, अब कैश आएगा तो एंट्री तो करनी पड़ेगी, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। सर सिखाया था ना अकाउंट्स में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? सुनो, मेरे पास पैसे आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो बेसिक रूल तो याद है ना, तो पैसा आया। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा खुद का माल होता तो मैं क्या करता? कैश डेबिट टू सेल्स, ये मेरा माल। सर ये मुझे जो पैसा इकट्ठा किया है मैंने, ये मैं किसको रेंडर करूंगा? कंसाइनर को, तो उसकी लायबिलिटी खड़ी करूंगा ना। आ रही है समझ में आपको? अच्छा, क्रेडिट पे बेचा तो क्रेडिट क्या आ जाएगा? डेटर। बस क्लियर है? अगर कैश पे बेचेगा तो कैश डेबिट, और अगर क्रेडिट पे बेचेगा तो डेटर्स। लिखो कैश ऑब्लिक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। डिस्काउंट तो इसमें से कट जाएगा ना फिर। अगर डिस्काउंट देगा तो इस अमाउंट में से नेट ऑफ हो जाएगा ना वो। तो बता रहा हूँ मैं रीजन बता रहा हूँ उसका।
इधर सुनोगे एक बात सर, अगर मैं कैश सेल्स करता हूँ और मैं कस्टमर को कोई कैश डिस्काउंट देता हूँ तो क्या ये एंट्री होती थी कि कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती थी कैश सेल्स की विद कैश डिस्काउंट। सर मुझे एक बात बताओ, ये पता है मैं क्यों करता था? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जाता था P&L में और सेल्स जाती थी ट्रेडिंग में। क्या मुझे ये करने की जरूरत है? यहाँ पे मैं तो क्या करूंगा, मान लो 50,000 का माल मैंने 49 में ले लिया, मुझे नेट अमाउंट कंसाइनर को कितना रेमिट करना है? 49 करना है। तो बाहर में जाए ना, जब मेरा P&L ट्रेडिंग हिट ही नहीं हो रहा तो नेट से एंट्री कर देंगे ना बंदो। आ रही है बात समझ में? डन। डिस्काउंट की अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उसका नेट इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, वो भी नेट सेल्स इंक्लूड कर लेगा। चलो अलग अलग भी करना तो बोल दो कि कंसाइनमेंट कौन बनेगा? कंसाइनमेंट की क्रेडिट में क्या आएगा? बाय कंसाइनी, है ना? यहाँ लिखेगा 50 और यहाँ लिखेगा 2 कंसाइनी 1, तो नेट ऑफ फोटो। ठीक है, नेक्स्ट बेड डेट्स। बेड डेट्स, हाँ जी, बेड डेट्स की एंट्री कौन सोच के बताएगा एक बार में? नीरज को पहला मौका। कंसाइनर सत्यानाश कर दे तू। कंसाइनर की बुक्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, कंसाइनर की बुक्स पूछ रहा हूं। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? सर माल बेचा था तो रिकॉर्ड नहीं किया था क्या? क्रेडिट सेल्स करी थी तो रिकॉर्ड नहीं किया था क्या? पहली बात तो मेरे को बताओ सर, बेड डेट्स कंसाइनर का खर्चा है कंसाइनी का खर्चा है? कंसाइनर का खर्चा है। कंसाइनी बेड डेट्स डेबिट करेगा क्या? सर जब मुझे मार्केट से पैसे लेके कंसाइनर को देने थे तो क्रेडिट किया था। अब वो पैसा डूब गया तो मैं क्या कंसाइनर के पैसे काटूंगा? काटेंगे ना। तो सर नॉर्मल एंट्री बताओ, नॉर्मल एंट्री बताओ बेड डेट्स की नॉर्मल एंट्री। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही होती है। अब मैं बोल रहा हूँ सर मैं मेरे बेड डेट्स डेबिट कर सकता हूँ क्या? और मेरा पैसा थोड़ी डूबा है, मैं तो उसके पैसे में से, तो ये क्या हो जाएगा? कंसाइनिंग बुक में कंसाइनिंग थोड़ी आ जाएगा यार, आपको आ रही है समझ में? तो सर क्या होगा, जो पैसा डूबेगा उससे मेरे डेटर कम होंगे तो डेटर्स को क्रेडिट, और उसी से ही मैं कंसाइनर के पैसे काट दूंगा तो कंसाइनर। बेड डेट्स की इस एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बताओ सर, दो चीज पूछता हूं मैं आपसे। कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, नहीं अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं, कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू की एंट्री करके दिखाओ। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सर एक बात सोचो, कमीशन तो इसकी इनकम है ना, वो तो रिकॉर्ड करेगा ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल लिख दो। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सर कमीशन की एंट्री में किसको डाउट है क्या? अंजलि, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सर आप शुरू से लेके देख लो, मैंने एक भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं किया। इस एंट्री को छोड़ दो खाली, शुरू से देख लो। पहला माल रिसीव किया, उसकी एंट्री नहीं करी। खर्चा पे किया, क्या मैंने कोई पैकिंग, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई फ्रेट, कोई ऑक्ट्रॉय डेबिट किया है क्या? नहीं। मैं नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं डेबिट कर रहा? क्योंकि सर वो मेरा खर्चा नहीं है, मुझे उसको पीएल में ट्रांसफर नहीं करना है। पैसा दिया कंसाइनर को तो भी नहीं किया, माल बेचा कंसाइनर का तो भी सेल्स क्रेडिट नहीं करी। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करूंगा तो मेरा पीएल लेट हो जाएगा, वो मुझे करना नहीं। नेक्स्ट, बेड डेट्स हुए तो बेड डेट्स डेबिट किए थे क्या? नहीं किए थे, कंसाइनर का पैसा काट लिया। लास्ट देखिए सर, ये कमीशन किसकी इनकम है? कमीशन मेरी इनकम है, इसीलिए मैं कमीशन को तो क्रेडिट करूंगा। क्लियर है? लास्ट कंसाइनमेंट स्टॉक। बताओ साहब, कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री, उसने कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट किया था ना, अपन क्रेडिट कर देते। उल्टा उल्टा होएगा ना यहाँ पे सब कुछ। सर स्टॉक मैंने खरीदा नहीं, मैंने बेचा, उसकी एंट्री नहीं करी तो स्टॉक की एंट्री भी नहीं हो सकती। लिख दो नो एंट्री।
वो तो अगर जैसा मैंने शुरू में किया था ना, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके लिए बीपी लिख दो बस। सर मान लो मैं उसको पैसे देने की बजाय मैंने उसको बीपी दे दिया, क्या एंट्री होगी? बस। अच्छा बीपी मैच्योर होगी, बीपी डेबिट टू बैंक, समझ रहे? लास्ट फाइनल पेमेंट टू कंसाइनर, फाइनल पेमेंट, वो तो सिंपल सी यही वाली एंट्री रिपीट होगी। सर मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आप कोई चीज़ भूल ना जाओ। एंट्री तो रिपीट हो रही है, लेकिन क्या होगा, चांस है कि आप एग्जाम में भूल जाओगे इन एंट्रीज को। फाइनल पेमेंट टू कंसाइनर में लिख दो, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बीपी। हाँ, फाइनल पेमेंट टू कंसाइनर। या तो बैलेंस निकलेगा और या बैलेंस शीट करके छोड़ देंगे, ठीक है। एक लास्ट एंट्री, ट्रांसफर ऑफ, लास्ट ट्रांसफर ऑफ कमीशन इनकम टू P&L, कमीशन अकाउंट डेबिट टू P&L। सर भूल जाओगे आप एंट्री से, नोट्स में लिखवा। आ जाओ सब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, और इसके लिए मिलते हैं आपको 5 मिनट। मैं नहीं करूँगा। पेज नंबर 6.63। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। 6.63। जरा जो आंसर है उसके ऊपर कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह कुछ रख लें, आपसे दरख्वास्त है। मोबाइल रख दो ना। वो कंसाइनर की बुक्स नहीं है ना इधर। सर क्वेश्चन वही कल वाला है, लेकिन बस क्या है, कंसाइनी की बुक्स है, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई, गुड्स कॉस्टिंग 50,000, स्पेंट ₹1,000 ऑन पैकिंग एक्सेट्रा। कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? कंसाइनर, कंसाइनर, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट्रल कंसाइनमेंट, लेकिन कंसाइनी की कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पैकिंग का खर्चा पे किया कंसाइनर ने। छवि, कंसाइनर ने पैकिंग का खर्चा पे किया, कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पैकिंग नहीं करेगा, ठीक है। और कंसाइनी क्या एंट्री करेगा नीरज? टू बैंक, शाबाश, कंसाइनर टू बैंक। अरे कंसाइनर ने पे किया है, तेरा ध्यान किधर रहता है? तेरा ध्यान किधर? पढ़ो नेक्स्ट। ऑन, अरे गलत है, नहीं करेगा कंसाइनी को एंट्री, क्योंकि पैसा किसने दिया है? कंसाइनर ने, और बिजनेस भी किसका है? कंसाइनर ने, बर्थडे उसका था ना, तो अपन एंट्री नहीं करेंगे। ऑन 3 जुलाई 19 वाई रिसीव गुड्स एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस। सर गुड्स रिसीव होने की एंट्री, गुड्स रिसीव होने की एंट्री नहीं होगी, लेकिन बीपी भेजने की एंट्री तो होगी। कर दो साहब पहली एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। अरे इधर सुनना मेरी बात एक बार। अकाउंट सेल्स याद है कि किसी को क्या होता है? अकाउंट सेल्स कल से कहता था मैंने। अकाउंट सेल्स क्या होता है? वो पूरा डेटा, पूरा ब्यौरा, पूरा जो है ना उसका डिटेल होती है ना, वो कंसाइनी बना के किसको देता है? कंसाइनर को। अब सर इसमें अकाउंट सेल्स भेजा 31 दिसंबर को, तो कंसाइनर वो सारे काम कब करेगा? 31 दिसंबर को, क्योंकि उससे पहले उसके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सर कंसाइनी के पास तो सब कुछ है ना, तो कंसाइनी तो नॉर्मल डेट्स पे सारी एंट्री करेगा।
पक्का याद रहेगा ना, गुड्स रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होगी, पक्का। इसका नरेशन लिख दो। सर गुड्स रिसीव होने की कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन 2000 रुपए, 500 रुपए और 300 रुपए ये खर्च किए कि नहीं किए कंसाइनर के बिहाफ पे, उसकी एंट्री तो होगी। क्या एंट्री होगी बताओ? एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक साथ लिख दो। नरेशन में दिखा देंगे। हाँ नहीं, नरेशन में भी लिखा नहीं। पेड फॉर क्या कहता है, फ्रेट, गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस। इकतीस दिसंबर के दिन सारा माल बेच दिया। हाँ माल बेचा 55,000 का, उसकी एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? करो। अरे माल बेचोगे, अभी तो सिखाया माल बेचने पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। हाँ अरे रुको, जल्दी मत करो, उससे पहले बीपी मैच्योर कराओ। कल सिखाई थी ना ये वाली बात मैंने। सर अगर बीपी आपने एक्सेप्ट किया है तो क्या डेट आ रही थी इसकी? 6 अक्टूबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 3 दिन ग्रेस के। तो अक्टूबर 6 को एंट्री बता, बेस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक चीज बताओ सर मेरे को, कहीं क्वेश्चन में मेंशन है क्या कि ये जो माल बेचा है वो क्रेडिट पे बेचा है या कैश पे बेचा है? कहीं पे भी मेंशन है क्या? नहीं मेंशन। लेकिन सर बाद में बेड डेट्स हुए एक, तो इससे क्या इंट्यूशन आता है कि माल क्रेडिट पे बेचा है। अब सर हो सकता है कुछ माल क्रेडिट पे बेचा हो, कुछ माल कैश पे बेचो, तो सर आपके ऊपर अजम्पशन है, आप कुछ भी मान सकते हो उसको। आप इसको पूरा का पूरा क्या मान लो? क्रेडिट सेल्स मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे नोट लिख सकते हो, ठीक है। पूरा कैश मान लो तो सर 600 रुपये की बेड डेट्स कैसे होंगी? ये लॉजिकल बात है इसके अंदर। अगर आप पूरा माल कैश पे बिका हुआ मान लोगे तो 600 रुपये के जो बेड डेट्स रखे आगे वो कैसे मानोगे? समझ रहे हो? तो इसलिए आप इसको पूरा क्या मान लो? क्रेडिट मान लो। डेटा से अकाउंट टू सेल्स 2x कितना? 55,000। क्या मतलब उसे ट्रांजैक्शन बोला वो थोड़ी, अपने क्या मतलब पैसे कहाँ से लाएगा? हो सकता है उसकी बुक्स में इतना सरप्लस कैश हो कि वो उसको दे दे आराम से। अपन को जब ये ट्रांजैक्शन बोला हुआ नहीं, अच्छा सेल्स की एंट्री तो अपने को करने के लिए बोली है, बिल्कुल हो सकते हैं। सर अपन इतना आगे क्यों जाए? ये क्वेश्चन आएगा मुश्किल से 5 नंबर का, अपन उसके अंदर इतना दिमाग में लगा के बैठ गए, तो उसके अलावा आप सोचो ना, आपके पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी है, कंपनी का क्वेश्चन भी है और वो ये एनपीओ का क्वेश्चन भी आएगा, तो आपको वो नहीं करने क्या? आप तो गोली मारो ना, जो ट्रांजैक्शन दे रहा है करके नक्की करो और क्या, ठीक है। कंसेप्चुअली आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं ऐसा सब हो सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन अपन क्यों जाए उसके अंदर, ठीक है। 600 के हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर इसके अंदर 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको। यहाँ इसको लो ऐसे कर दो, डेटर्स ऑब्लिक बैंक डेबिट, काम ही करो।
तुमको मानना हो कैश मानो, तुमको मानना हो तो क्रेडिट में मानो, ठीक है? नहीं नहीं, अपन ने ऑब्लिक कर दिया ना, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हाँ ऑब्लिक कर दो ना। बैंक अज्यूम कर लिया। हाँ मॉड्यूल के ऊपर है, मॉड्यूल का मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर है, आप कुछ भी मान सकते हो उसमें। और इसके नीचे नोट बना के लिख दो कि सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड दैट द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश ऑब्लिक क्रेडिट, हेंस वी हैव मेंशन, ठीक है? नेक्स्ट बताओ सर, बेड डेट्स करवा दें? बेड डेट्स की एंट्री कौन बताएगा? पीयूष। एक्स कैसे डेबिट होएगा? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा सर, बेड डेट्स डेबिट हो सकती है क्या? बेड डेट्स डेबिट होगा, उसके कौन डेबिट होएगा? एक्स डेबिट होगा, सही बोल रहे हैं, ठीक है? एक्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना? 600। हाँ जी, बैंक टू एक्स और हाँ कर लो, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, एग्जाम में क्या होता है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसके मार्क्स फिक्स होंगे, इस एंट्री के इतने मार्क्स, इस एंट्री के इतने मार्क्स। अब तुम एक एंट्री करोगे तो भी वही मार्क्स मिलने, और उसको 2 एंट्री में तोड़ के करोगे तो भी वही मार्क्स मिलने, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा ना एक्स्ट्रा एंट्री करने। सर एग्जाम में अगर आप टारगेट कर रहे हो ना कि आपको 80-90 नंबर स्कोर करने हैं अकाउंट्स में, तो आपको 1-1 मिनट बचा के करना पड़ेगा। आप टू द पॉइंट आंसर दो, बात खत्म, बस आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसके अंदर। हाँ फिर अच्छा नहीं यार, ऐसे कैसे, इसके तो मार्क्स कट जाएंगे फिर। एक बात बताओ, जब इसके अंदर साफ साफ बोला है कि 55,000 की सेल्स और 600 के बेड डेट्स हैं, तो तुम इसको नेट ऑफ एंट्री करना चाहते हो? नहीं, ये गलत है। आप एक एंट्री नहीं कर सकते सर इसकी। ऐसे तो सर एक बात बताओ, एक्स टू कैश और इसके बाद में ना जो वो होएगा बैलेंस पेमेंट उसको दूंगा। अच्छा इधर वो बीपी की जगह कैश दे देता तो तुम इन दोनों की एक एंट्री करते थे? सर कैसे करते थे? ट्रांजेक्शन अलग अलग है। मैंने माना कंसाइनी उसका एजेंट ही है, लेकिन ट्रांजेक्शन तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, समझ रहे हो? कभी भी एंट्री को जबरदस्ती जोड़ घटाने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट सबमिशन क्यों कर दे? एंट्री एंट्री सुन के बोल रहा है बस, क्यों बोल रहा है? तो एग्जाम में सुनाना थोड़ी आएगा तेरे को। एक्स डेबिट टू कमीशन। कंसाइनर की बुक ज्यादा हार्ड है कंसाइनिंग की? हार्ड तो दोनों ही नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ी लेंथी है कंसाइनर की बुक्स। बताओ सर कितना कमीशन है? 5500। अब सर 2 एंट्री बची अपनी, एक तो बैलेंस पेमेंट की और दूसरा कमीशन को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। बैलेंस पेमेंट के लिए आप एक लेजर अकाउंट बनाओगे, 5 लाइन की जगह छोड़ो इसके नीचे, 5 नहीं 2 6-7 लाइन की जगह छोड़ो और बनाओ एक्स अकाउंट। एक्स का लेजर अकाउंट बना के दिखाओगे। कुछ भी नहीं करना, आपको जर्नल एंट्री से देख के लेजर पोस्टिंग करनी है। देन आंसर कल वाला ही आएगा 16,100, क्योंकि उसके लिए डेबिट बैलेंस है और इसके लिए क्रेडिट बैलेंस है।
बाय बैंक, टू बैंक होएगा सर। पेमेंट दोगे ना, एक्स डेबिट टू बैंक। यार कंसाइनी पे करेगा ना उसको। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं बोलता कि बैलेंस अमाउंट उसको पे किया है तो क्या करते? तो उसको छोड़ देते, मतलब एंट्री कोई नहीं होती लेजर अकाउंट में। बाय बैलेंस टू बैलेंस शीट होती। 16 सुना, क्रेडिट पे डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता। हाँ जी, लास्ट कमीशन को ट्रांसफर कर दें। सर अपन ने इंश्योरेंस पे करा तो जोड़ेगी क्या? मतलब इंश्योरेंस कहाँ का है? अगर ट्रांजिट का इंश्योरेंस होगा तो जुड़ेगा कॉस्ट में। ट्रांजिट का मतलब रास्ते का ही ना, तो गुड्स की कॉस्ट में जुड़ेगा। और अगर वो पहुंचने के बाद तो गोडाउन का इंश्योरेंस है तो नहीं जुड़ेगा। ये गोडाउन रेट नहीं सर। सर कंप्लीट है क्या? गोडाउन एंड इंश्योरेंस आया तो गोडाउन में पे करता और फ्री एंड इंश्योरेंस आया तो उसको कॉस्ट में आएगा आगे वाले क्वेश्चन में। चले आगे। मैं बोल दूं क्या? आगे आने वाले पॉइंट पे थोड़ा सा आपके और मेरे बीच में एक मतभेद हो सकता है, लेकिन विश्वास रखना जो मैं बोलूँगा वो सही बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है? थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं आपको क्लियर कर दूँगा वो वाली चीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस वाइल द गुड्स आर इन ट्रांजिट। नेक्स्ट हेडिंग यही है, abnormal loss while the goods are in transit। हाँ जी, किसी को 11th में अबनॉर्मल लॉस की एंट्री आ जाएगी। मतलब एक आप टॉपिक पढ़ते थे जिसमें 4 सब टॉपिक होते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल और गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट। परचेज को क्रेडिट कर देते थे। मतलब अगर चैरिटी करी तो चैरिटी डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल दिए तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, और विड्रॉ किए तो प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और लास्ट क्या था? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर कभी आपने इसके आगे सोचने की कोशिश करी है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आता है? ट्रेडिंग में तो परचेज कम हो जाएगी, और ये तो सर फिर किया क्यों, इतनी मेहनत करी क्यों? जब उसका दोनों का इफेक्ट ट्रेडिंग और पीएनएल पे जा रहा था तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो नेट प्रॉफिट आना है। सुनो 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 सुनो, मैं बोल रहा हूं अगर आपने ये एंट्री करी, लॉस बाय
फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना। फिर इसका इफेक्ट क्या जाएगा, ये पीएल में से कम, ये ट्रेडिंग में से कम हो जाएगा, है ना। और ये पीएनएल में लॉस बढ़ जाएगा एक तरीके से। तो सर इसका नेट इफेक्ट जो पीएनएल पे जा रहा है एनपी पे, वो तो सेम ही जा रहा है, पीएल कम हो गया और अरे नहीं, हाँ ठीक है सर, जीपी पे इफेक्ट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो सर, कंसाइनर ने गुड्स को ट्रांसमिट किया, है ना, उसको बस में चढ़ाया है, कैसे भी चढ़ाया। अब मान लो कोई फ्रेगाइल चीज़ थी, फ्रेगाइल समझते हो, फ्रेगाइल मतलब थोड़ी कच्ची, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, जिसको थोड़ा उसके ऊपर लिखा होता है कार्टून के ऊपर हैंडल विद केयर, ठीक है। अब हैंडल विद केयर मान लो कि ग्लास भेजे या कोई बॉटल्स वगैरह भेजी, कांच की थी या कोई शोपीस टाइप की चीज़ें थी, जैसे वो ताजमहल होता है अंदर। तो अब सर क्या होता है, कितना भी लिख लो हैंडल विद केयर, तो ड्राइवर अपने केयरलेस ही इंडिया में। तो बस में पीछे कोई चीज़ें पड़ी थी, किसी ने पैर रख दिया या झटका ऐसा पड़ा रोडवेज की बस में कि वो एक कार्टून 10 में से या 20 में से एक कार्टून फूट फाड़ गया, टूट गया। अब बताओ सर नुकसान किसका, कंसाइनर का या कंसाइनी का, कंसाइनर। अब मैं बोलता हूँ ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, मैंने क्या किया होगा, यहाँ लिखा होगा टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, और यहाँ पे लिखा होगा टू कैश, जो मैंने खर्चा पे किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी हो गया। अब सर मैंने यहाँ कुछ दो अमाउंट लिखे और इस गुड्स एंड कंसाइनमेंट में मान लो टोटल 50 या 60 बॉक्सेस थे, उसमें से एक बॉक्स टूट गया। आपको क्या लगता है मुझे इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करना है या नहीं करना है, या करने से क्या इफेक्ट आएगा, या छोड़ ही दें तो क्या इफेक्ट आएगा? हाँ लेकिन सारे लॉसेस को तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखते हैं। हाँ सारे खराब नहीं हुए, मान लो उसमें से एक दो डब्बे टूट गए। अच्छा चलो अपन इसको प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, ये 50,000 के गुड्स थे और ऐसे मान लो 5,000 का एक डब्बा था, टोटल 10 डब्बे थे। और ये मान लो ये 2,000 थे, ठीक है। अब आप एक बात करो, कोई भी लॉस होता है तो उसको कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखते हैं क्या? कोई भी खर्चा हो गया तो क्या इसमें लिखोगे, मतलब जाएगा सही इसमें। अब क्यों क्रेडिट में तो सारे खर्चे के लिए कंसाइनमेंट को डेबिट कर दूंगा मैं। रियल अकाउंट से मतलब सर एक तरीके से देखा जाए तो खर्चा ही है ना यार, वो चाहे उसको पेमेंट करो। अच्छा बेड खर्चा नहीं है क्या? एक मिनट, बेड खर्चा है ना, कंसाइनर का है तो लिखा था कि नहीं लिखा था यहाँ पे टू कंसाइनर, कंसाइनिंग टू बेड नहीं था, टू कंसाइनिंग तो लिखा था ना। मैं बोल रहा हूँ खर्चे को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं क्या? अरे अब नॉर्मल सब नॉर्मल, उसका कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे, भूल जाओ उस चीज़ को। हाँ हर्षित सर, वो गुडविल वैल्यूएशन के काम आती है, उसका अकाउंट से कोई लेन देन नहीं है। सर पारस ने तो बोल दिया यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस लिखो। सर मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ उसके पीछे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा मतलब। हाँ पारस, बाय अब नॉर्मल लॉस लिखने के पीछे कोई रीजन? अच्छा चलो एक बात बता दो, आप लोग भी यही बोलते हो कि कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, या ऐसे बाय अब नॉर्मल लॉस लिखूँ? कुछ भी बोल दो ना यार, ठीक है तुक्का ही मार दो, एंट्री नहीं होनी चाहिए, या इधर बाय अब नॉर्मल लॉस तो नहीं लिखना, नहीं लिखना। हाँ छवि इस साइड आना चाहिए। हाँ आदित्य ये गलत है,
कुछ भी करो लेकिन ये सही नहीं है, ये करेक्ट। वो हो सकता है इसने आगे वाले के क्वेश्चन में से लिखा हुआ देख लिया हो, बात अलग है। सर मैं आपको लॉजिक देता हूँ उसके पीछे। सर मैंने आपको इसीलिए पहले ये वाली एंट्री करके दिखाई थी, गुड्स लॉस बाय फायर, डेबिट टू परचेज। सर परचेज कम हो रही है, इसका मतलब परचेज को, मतलब परचेज क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब परचेज को कम किया जा रहा है। सर अगर मैं डेबिट साइड पे कोई चीज माइनस करूं, चाहे उसको क्रेडिट साइड में लिखूं, बात तो एक ही है। सर मैं डेबिट साइड में किसी चीज को कम करूं, चाहे मैं उसी चीज को क्रेडिट साइड में लिख दूं, अल्टीमेटली इफेक्ट तो सेम ही आएगा। पहला लॉजिक, एक और लॉजिक दे रहा हूं, ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? सर मैं अगर यहाँ पे जीएसओसी को कम कर दूं तो भी बात वही है, लेकिन जीएसओसी को इसलिए कम नहीं कर सकता क्योंकि इस 50,000 में 2,000 का खर्चा और अब लग चुका है। मैं जब फ्रेट पे करूंगा, फ्रेट किसके लिए पे करी? मैंने उन्हीं गुड्स के लिए पे करी, और अब वो गुड्स क्या हो गए? खराब हो गए। अब सर अगर वो गुड्स खराब हो गए तो अल्टीमेटली गुड्स की कॉस्ट तो बढ़ गई ना। मैंने आपको क्या सिखाया था, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है? टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने से पहले का खर्चा है ना, तो गुड्स की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पहला लॉजिक समझ में आ गया। दूसरा, सर जब आपने गुड्स कंसाइनमेंट बिजनेस में लाए थे तो डेबिट में लिखे थे क्या? ये लिखा ना जीएसओसी। अब माल बिकता है तो कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड लिखते हो बाय कंसाइनी। तो सर अब माल बिक नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट बिजनेस से तो बाहर हो गया, नहीं हुआ? सर अगर कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स आए तो यहाँ लिखा, बिकता है तो क्रेडिट में लिखते हो। अब अगर लॉस हो गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, अब वो बिकने के लायक है क्या? तो सर कंसाइनमेंट बिजनेस से गुड्स को बाहर तो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक में खड़े रहेंगे, जबकि वो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास। ये लॉजिक है सर कि अबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड पे लिख के हटाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हाँ बोलो, डाउट हो? इधर से माइनस कर दो, अल्टीमेटली बात होगी। हाँ तो माइनस करके नेट बैलेंस माइनस कर दो उसमें। मतलब तुम ये बोल रहे हो ना कि जीएसओसी को ट्रेडिंग से राइट ऑफ करते हैं, वो तो अभी भी करेंगे। कैसे करेंगे? हाँ मैं तो 50 ही करता हूँ, लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं सर मैं तो इसको परचेज की तरह इसमें से ही माइनस करना चाहता हूँ, तो माइनस करके उसमें से कर दो, ट्रेडिंग में फिर कम से कर दो। वो अपन बाद में कैलकुलेशन की बात बाद में करेंगे। सर मुझे अभी आपके दिमाग में ये चीज डालनी है कि अबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे आएगा मतलब आएगा। बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन, सर आपने बोला था कि सारे एक्सपेंस डेबिट साइड में आते हैं। सर ये वो एक्सपेंस नहीं है ना, अपन एक्सपेंस को तो बुक कर चुके हैं। सर परचेज का अकाउंट नॉमिनल होता है कि रियल होता है? मैंने आपको परसों सिखाया था, परचेज अकाउंट इज ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज को तो आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, परचेज टू कैश। अब अगर वो माल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आपका वो दोबारा खर्चा थोड़ी हो गया, वो खर्चा आप ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं आई बात। ये आपने क्या कर लिया? परचेज डेबिट टू कैश, ठीक है, आपका खर्चा हो गया। अब सर आपने इसको एक्सपेंस मान के डेबिट कर दिया, अब आपको लॉस हो रहा है। एक मिनट, ये लॉस हो रहा है। अब सर अगर आप बोलते हो कि मैं लॉस को डेबिट कर देता हूं, तो सर एंट्री के लिए कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा, परचेज को कम करोगे। सर एक तरीके से देखा जाए ना तो ये खर्चा तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एक नॉमिनल डेबिट हो रहा है और एक नॉमिनल क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इसकी एंट्री इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसको मुझे लेके जाना है पीएनएल में। इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स अपनी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में, सेलेबल कंडीशन में आ चुके हैं। मैं अब इसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मान सकता हूं। मुझे पता नहीं मैं बोरिंग बातें कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट यही है। आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना है तो सर ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। इंटर में जाके फाइनल में जाके आप ये चीजें नहीं पूछ सकते टीचर से कि हमारे को तो सर ने सिखाया नहीं था, हमारे को नहीं आती। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक अकाउंट नॉमिनल है और एक अकाउंट ये भी नॉमिनल है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट में अलग आएगा, नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा सर, क्योंकि आप इस परचेज को तो डेबिट कर चुके हो ना यार, आप इसको अपना खर्चा मान चुके हो। अब अगर ये माल नहीं बिकता है तो क्रेडिट साइड पे क्या लिख देते हो?
क्लोजिंग स्टॉक, उससे इसका इफेक्ट नलिफाई। हाँ जी, तो अभी भी वही हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा। 1 मिनट पर सर फिर कंसाइनमेंट का रियल प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? अगर तुम कंसाइनमेंट अकाउंट का इस पे इफेक्ट नहीं देते हो तो तुम्हारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? अच्छा चलो एक बात बताओ, कुछ भेजने की एंट्री बताओ। कंसाइनमेंट डेबिट टू खर्चे पे करने की एंट्री बताओ। सर जहाँ भी खर्चा हो रहा है उसके कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हो ना? अब रुको, तुम बोल रहे हो ये कर दूं तो इन दोनों की तो धज्जियां होंगी। फिर ये दोनों चीख चीख के क्या बोल रहे हैं? पैकिंग डेबिट मत करो, मेरी जगह पे पैकिंग की जगह कंसाइनमेंट डेबिट कर दो। अब यहाँ तुम वही परचेज को क्रेडिट कर रहे हो। परचेज नॉमिनल नेचर का है कि नहीं है? और मैंने तुम्हारे को कल क्या सिखाया था, जो नॉमिनल नेचर का है उसको अलग से डेबिट मत करो, सारा काम कंसाइनमेंट अकाउंट से होगा। तो सर यहाँ परचेज लेके आ जाऊंगा तो कंसाइनमेंट की तो इज्जत ही नहीं रही। अब आ गया क्या लॉजिक समझ? बोलो सर, इफ एनी गुड्स, लिखना स्टार्ट करो अंडरलाइन करके। इफ एनी गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आपने जहां पे लिखा है ना इफ एनी गुड्स, वहां पे लिखो इफ एनी पार्ट ऑफ गुड्स, पूरे गुड्स थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इफ एनी पार्ट ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, इफ एनी पार्ट ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड while they are in transit, while they are in transit, then such loss will be shown on, then such loss will be shown on credit side of consignment account आगे लिखो फुल स्टॉप लगा के, the amount will be calculated as follows. क्लियर है क्या सर? अच्छे से रिवाइज करके आना, कल अपन इसका क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये लिखना है, बिल्कुल यही तो लिखवाए।